मित्रों, भोजन अवकाश के बाद फिर से नमस्कार सर। नमस्कार। जुड़ चुके हैं लोग, अभी जुड़ने बाकी हैं। फिर भी तब तक हमारी अभी की जो वक्ता हैं डॉक्टर आर शकुंतला मैडम, उनका मैं परिचय कराऊंगा तो कुछ समय उसमें भी लगेगा। उसके बाद तो कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और आपने देखा होगा इनका विषय है क्वेश्चन आइटम टाइप्स, सब टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशन। प्रश्न पदों के प्रकार, उनके उप प्रकार और उनकी उपयोगिता। तो आप शीर्षक से स्पष्ट है कि कितना व्यवहारिक, अब बिल्कुल जिस काम में हम लगने वाले हैं उससे सीधे सीधे संबंधित ये मसला है। और इस पर चर्चा करने के लिए मैडम पधारी हुई हैं। ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस में ही कार्यरत हैं, जूनियर रिसोर्स पर्सन के पद पर। हिंदी इनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से और कितने सरल सहज ढंग से अंग्रेजी और हिंदी को मिलाते हुए और ये अपनी बातों को आपके सामने रखेंगी। कंप्यूटर साइंस का इनका विषय रहा है, लेकिन बाद को इन्होंने लिंग्विस्टिक्स से एमए, पीएचडी और हमारी संस्था के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ कर्मियों में से एक हैं। मैडम का परिचय कराते हुए इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी संकट की घड़ी आती है, चाहे टेक्निकल मामला हो या एकेडमिक इशू हो, तो हर मौके पर ये हमको उसमें से निकालने के लिए इनका अवश्य ही हमको सहारा लेना पड़ता है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण हमारे रिसोर्स पर्सन को हम लोग अपने बीच पा करके काफी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं मैं, और आपके साथ भी इसको शेयर किया हमने। अब मैडम से निवेदन है कि अपना कार्यक्रम शुरू करें और लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि समय का यही तकाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम को ओवर करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। मेरा वॉइस, मैडम। am I audible to everyone? Yes, madam. Okay. Yes. Today's my topic is item types and their subtypes के बारे में हम बताने जा रहे हैं। And I will use Hindi and English simultaneously. Wherever I know Hindi, I can speak in Hindi. Wherever English, I can speak. मैडम हिंदी में ही बताना। हाँ, ओके, हम ट्राई करेंगे हिंदी में ही बताने के लिए। अभी मेरा टॉपिक है वो आइटम टाइप्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप, दो टाइप्स का, और उनका सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एंड उससे पहले इवैल्यूएशन, मूल्यमापन क्या है वो means Bire sir would have told you regarding the evaluation definition and all. उसमें एक क्या है ना, टेस्ट परीक्षण मीन्स टेस्ट टाइप्स के बारे में हम बोलने जा रहे हैं। तो टेस्ट का उपयोग इवैल्यूएशन में क्या है, मूल्यमापन में क्या है, वो हम देखेंगे। अभी इन जनरल इट रेफर्स टू दी मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ये एक प्रक्रिया है, इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है, और किसी एविडेंस के या इंफॉर्मेशन बेसिस पे हम निर्णय लेने का एक प्रक्रिया है इवैल्यूएशन। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखा तो लाइक छात्र का विकास कैसा है, छात्र का अचीवमेंट कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है सब्जेक्ट में, वो सब देखने के लिए हम इवैल्यूएशन का प्रयोग करते हैं। इट इज ए प्रोसेस। इसमें इस डेफिनेशन में तो आप देख सकते हैं कि लाइक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए। वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कैसे हम कलेक्ट करेंगे, वो लाइक टेस्ट के परीक्षण के द्वारा हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। परीक्षण को क्या बोला जाता है इन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू? इट इज ए प्रोसीजर। ये भी एक प्रक्रिया है। एंड छात्र का रिस्पांस लेने के लिए एक प्रोसीजर है। बेसिकली टेस्ट को हम परीक्षण को टूल्स कहते हैं, साधन कहेंगे या
मापन कहेंगे। जब साधन हो जाता है तब इफ सभी क्वेश्चन आइटम्स को हम एक टेक्स्ट के रूप में देंगे तो वो साधन बनता है। जब एक एक प्रश्न का हम अलग अलग नंबर एंड मार्क्स देते हैं तो वो स्केल बन जाता है। सो जब मार्क्स हम अलॉट करते हैं सभी क्वेश्चंस का तब वो स्केल बन जाता है। विदाउट स्केल विदाउट मार्क्स इफ वी गिव द टेस्ट इट विल बिकम ए टूल। एक क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक साधना है, ये टेस्ट साधन है। एंड इसमें ऐसे ही हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। लाइक इसमें कुछ कंटेंट भी चाहिए या पर्पस भी चाहिए या मेथड भी चाहिए। ये तीनों अंतर वस्तु या विषय वस्तु, प्रविधि और उद्देश्य, ये तीनों मूल्यांकन का कंपोनेंट्स माना जाता है। इफ कंटेंट विषय वस्तु अगर हम देखेंगे तो विषय वस्तु हम क्या विषय वस्तु टेस्ट परीक्षण में देने जा रहे हैं एंड क्यों ये परीक्षण दे रहे हैं एंड हम ये परीक्षण को कैसे, कौन सी मेथडोलॉजी प्रविधि से हम करेंगे। इसके ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है मूल्यांकन में। सो ये सभी तीनों वाट क्या देने जा रहे हैं विषय वस्तु में एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है एंड उद्देश्य पहले डिसाइड होना चाहिए। उद्देश्य डिसाइड होने के बाद हम उद्देश्य के अनुसार क्या कंटेंट, क्या विषय वस्तु देना चाहिए एंड उसके बाद विषय वस्तु के अनुसार क्या प्रविधि हम चूज करेंगे। वो बाद में वो टेस्ट हम कंस्ट्रक्ट करके हम ये परीक्षण दे सकते हैं। सो ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट। एंड इससे पहले हम क्वेश्चन टाइप्स एंड आइटम टाइप्स के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं। सर भी बता चुके हैं कि आइटम और क्वेश्चन में क्या अंतर है। लाइक हम एक्शन वर्ब्स लिखते हैं, राइट, कंप्लीट, एक्सप्लेन, कंपेयर, ऐसा हम लिखेंगे तो वो आइटम बन जाता है। तब हम प्रश्न के रूप में लिखते हैं विथ क्वेश्चन मार्क, देन व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, ये सब एक्शन वर्ब, ये सब प्रश्न रूपांत दैट क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं तब वो क्वेश्चन कहलाते हैं। बट इन आवर एनटीएस में तो हम प्रश्न पद ये कहते हैं कि दोनों मिक्स होके आते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स का लिखते हैं तो ये आइटम के रूप में लिखते हैं, जब हम सब्जेक्टिव टाइप का लिखते हैं तो क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं। सो दोनों मिलके हम कह सकते हैं कि प्रश्न पद है। अभी हम प्रश्न पद का कितना टाइप से देखेंगे, दो टाइप से। अभी वस्तुनिष्ठ एंड व्यक्तिनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, दो ब्रॉड कैटेगरीज है उसमें। इसको हम क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड भी कह सकते हैं या फ्री रेस्पॉन्स और फिक्स्ड रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दैट एग्जामिनर के ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनर कैसे एग्जामिन करेंगे, कैसे हम मार्क देंगे, उसके ऊपर वेदर ऑब्जेक्टिवली देंगे या सब्जेक्टिव में देंगे, उसके अनुसार ये दोनों टाइप्स है। एंड ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड मीन्स वेरिन छात्र के अनुसार दैट छात्र कैसे आंसर लिखेंगे, उनका आंसर कैसे रहेगा। क्लोज एंडेड मीन्स ये कहाँ वहाँ उनको कोई ये नहीं होगा कि निर्धारित रहता है उनका प्रश्न भी और उत्तर भी निर्धारित रहता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में वो क्लोज एंडेड है, सब्जेक्टिव टाइप आप जाएंगे तो वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड में तो वो उनका आंसर निर्धारित रहता है, फिर भी इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, थोड़ा सब्जेक्टिव भी होगा। एंड फ्री रेस्पॉन्स एंड फिक्स्ड रेस्पॉन्स, इसमें सब्जेक्टिव टाइप में छात्र आंसर को उत्तर फ्री में दे सकता है, फ्री में कुछ भी लिख सकता है, किसी भी क्वेश्चन को कैसे उनको क्या मालूम है वो भी लिख सकता है। लेकिन वहाँ जब ऑब्जेक्टिव हम जाएंगे तो उसमें फिक्स्ड रेस्पॉन्स रहता है,
that always it will be fixed and answer will be fixed, and from the among the alternatives he has to the student has to choose the best answer या correct answer ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप में व्यक्तिनिष्ठ में ऐसा बात नहीं है कि वो छात्र लिखना पड़ता है उसमें, इसीलिए वो प्री रिस्पॉन्स कहला जाता है। ये अनदर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप्स, दैट इज क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड free response and fixed response. Now we will see the objective types. Objective type means that vastuniष्ठ प्रश्न है। That vastuniष्ठ means it requires students to select correct response from the alternatives or to match or to rearrange the given material. यहाँ objective means यहाँ already material दिया जाता है, means on answers उसमें रहता है, उसमें से छात्र को चुनना पड़ता है। दैट करेक्ट आंसर क्या है, बेस्ट आंसर क्या है, वो चुनना पड़ता है। ऐसे में हमने पहले ही बताया कि आंसर उत्तर पहले ही निर्णय हो जाता है इधर, एंड यहाँ निर्णय लेने का कोई आवश्यकता नहीं है कि एग्जामिनर को इस पॉइंट पे कितना मार्क्स दे सकते हैं और दूसरा पॉइंट पे कितना मार्क्स दे सकेंगे, ऐसा निर्णय लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर छात्र ने करेक्ट आंसर चूज किया हो उनको पूरा मार्क देना ही देना है, और ये हाफ मार्क और 1 मार्क काट के 1 मार्क देना ऐसा कोई बात नहीं है। अगर छात्र ने करेक्ट आंसर करेक्ट उत्तर दिया तो उनको पूरा मार्क्स देना है। एंड इट इजी टू स्कोर एंड लेस टाइम कंज्यूम्स इन स्कोरिंग। वो जब एग्जामिनर इवैल्यूएट करता है ना पेपर, that evaluation will be easy है, and scoring is also very easy. आजकल की OMR शीट सब कुछ है ना, वो कंप्यूटर पे देने पे जल्दी वैल्यूएशन भी हो जाता है, so it is very easy. In objective type evaluation of the papers are very easy. And under objective types we have 5 subtypes. You please note down this, because on these aspects only we will give the assignments. That पहला first type is constant alternative, that is नियत विकल्प है and multiple choice है। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न and multiple choice है, बहुमुखीय प्रश्न, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास प्रश्न, मैचिंग टाइप, मिलान प्रश्न। ये 5 प्रश्न टाइप है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, वस्तुनिष्ठ टाइप पे आ जाता है। एंड यू प्लीज नोट डाउन दिस द कांस्टेंट दैट नियत विकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न एंड बहुमुखीय प्रश्न एंड पुनर्विन्यास प्रश्न, मिलान प्रश्न। ये सब का कैसे कंस्ट्रक्ट करना है हम आगे देखेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, एंड विथ एग्जांपल्स। In some of the for some of the items I have chosen the Gujarati examples also, but I don't know how to read Gujarati. You can read and understand how the question. Next slides we can see. Next we will go to that niyat vikalpya prashn, वो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये नियत विकल्पीय मीन्स इट रिक्वायर्स द एग्जामिनी टू चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 2 गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ 3 पार्ट रहता है। पहला है छात्र को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, वो एंड एक स्टेटमेंट रहता है, वो स्टेटमेंट के नीचे 2 ऑप्शंस रहता है, वो 2 ऑप्शंस ऑलवेज यस और नो और ट्रू और फॉल्स ऐसे रहता है। and it can take a variety of forms. वो बहुत सारा फॉर्म पे हम ये कर सकते हैं, like variety of forms means here we can use yes or no type or true false type, like that we can use. Measure the ability to identify whether students of fact are accurate or not. वो only knowledge question है, ओनली स्टेटमेंट क्लासरूम में क्या पढ़ाया जाता है उसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को देने के बाद ये वेदर स्टूडेंट्स नो दैट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर नोन टू हिम और नॉट, वो चेक करने के लिए हम ये कांस्टेंट ऑल्टरनेटिव का नियत विकल्प का प्रश्न को यूज कर सकते हैं। ओनली इट नॉलेज को रिकॉल करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। लाइक
डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें बनता है। किसी का इवेंट का डेट के बारे में पूछ सकते हैं, डेफिनेशंस देख के डेफिनेशंस राइट और रॉन्ग पूछ सकते हैं, किसी का स्टेटमेंट देख के वो किसका स्टेटमेंट है वो पूछ सकते हैं। लाइक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में हम कांस्टेंट अल्टरनेटिव का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन ऑलवेज इस क्वेश्चन में ओनली फैक्चुअल नॉलेज छात्र को पता है कि नहीं, ओनली दैट मच वी कैन टेस्ट, वो परीक्षण ही हम ले सकते हैं। एंड उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, लाइक गिव द इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी। पहला एग्जामिनी को, छात्र को हम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ आइडिया रहना चाहिए, वो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स रहना चाहिए। And the statement should not be normally adopted from the textbooks. Use of simple sentences is recommended. जब हम statement select करेंगे, वो statement always छात्र के level के अनुसार रहना चाहिए। Like अगर primary level का कुछ इस तरह का प्रश्न हम construct करते हैं तो उनके level के अनुसार वो statement भी रहना चाहिए। प्राइमरी लेवल का या अपर प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, उनके लेवल के अनुसार रहना चाहिए। एंड ऑलवेज छात्र को वो पढ़ने के बाद उनको सिंपल रहना चाहिए एंड सिंपल सेंटेंस भी यूज करना चाहिए। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज एंड टू ऑल्टरनेटिव्स, नीचे स्टेटमेंट के नीचे दो ही ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए, वो yes or no और true or false. It may go in the variety of forms. Now let us see the one example. Like in English I have given one example. Choose the correct response from the given. This is instruction to the छात्र का instruction है वो उनका, and this is statement है। Do you statement, it may be in the question form, it may be in the interrogative form or in affirmative form रह सकते हैं। Do you know how to type is the correct interrogative sentence. ये STEM माना जाता है एंड ये भी, ये दोनों alternatives माना जाता है। और ये सभी आपको भी प्रश्न लिखने के लिए बोलेंगे, तब आप लिखेंगे तो आंसर भी देना चाहिए। सो इसीलिए उत्तर भी यहाँ दोनों में से एक होगा। यहाँ इस प्रश्न का गेसिंग प्रोबेबिलिटी है तो 50-50% होगा। सो यहाँ ओनली नॉलेज ऑफ फैक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं हम। क्लासरूम में क्या पढ़ाया जाता है, वेदर स्टूडेंट कैन रिकॉल और नॉट, टू सी दैट वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट अल्टरनेटिव क्वेश्चन। एंड वी कैन सी द अनदर एग्जांपल आई हैव गिवन इन द English, but the period from 1885 to 1915 is called Govardhan Yug or Govardhan era in Gujarati literature. इस तरह का स्टेटमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ही यूज करना चाहिए। that another two options and answer is to be given. First we have to give the instruction to the examinee and also one statement and two options and answer. Answer means अभी आपको असाइनमेंट दिया जाए तो उसमें आंसर लिखना अनिवार्य है। And another example also, state whether the given statement is true or false. That Ashwini Bhatt was a Gujarati language novelist. That is, this whether this statement is true or false, that student has to identify and he has to give the answer. Here another example I have given. Dr. Madhurika was the novel written by Kanhaiya Maneklal Munshi. Here na that Madhurika is not a, it is in a positive affirmative sentence only, but it is a negative information, false information. So even if we want to give the false statement also, we have to give in the affirmative form like this. That here Dr. Madhurika was the novel written by, it has been given novel, but the Dr. Madhurika is not a novel, it is a drama that is written by Kanhaiya Maneklal Munshi. Like this we have to construct the constant alternative test. And next है multiple choice. Multiple choice में भी same constant alternative में जो हम दो options use किए हैं,
Then multiple choice में always 4 options will be there. Multiple choice में तो variety of forms are there. यहाँ हम अभी पहला बेसिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हम बताने जा रहे हैं. दैट मल्टीपल चॉइस में इट हैज 2 parts of which one part is STEM and other is a group of option. पहला जैसे हमने बताया कि कांस्टेंट ऑल्टरनेटिव में पहला इंस्ट्रक्शंस ठीक से देना चाहिए छात्र को. छात्र ने क्या करना चाहिए, उस प्रश्न पढ़ने के बाद उनका आंसर कैसा लिखना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए या उनको लिखना चाहिए, वो सब उनको इंफॉर्मेशन उसमें इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली देना है. लाइक चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑल्टरनेटिव्स ऐसे भी बोल सकते हैं, या नीचे देने वाला ऑल्टरनेटिव्स पे सूटेबल आंसर को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे हमने इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. क्या आप देना चाहते हैं, वो उस प्रश्न का इंस्ट्रक्शन कैसा रहना चाहिए वो पहले ही डिसाइड होना चाहिए. तो छात्र के अंडरस्टैंडिंग उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल के अनुसार वो इंस्ट्रक्शन भी रहना चाहिए. एंड वो अनदर इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट है स्टेम बोलते हैं उसको. स्टेम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम रख सकते हैं या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट भी रख सकते हैं या प्रश्न के रूप में भी हम रख सकते हैं. वो स्टेम माने क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं या इन लाइक स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ सकते हैं या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दे के भी हम पूछ सकते हैं. द ऑप्शन पार्ट में कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 3 or more alternatives. इसमें 2 से ऊपर 3 से लेकर उससे भी ज्यादा ऑप्शंस रह सकते हैं. आइडियल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 4 ही ऑप्शन होगा. कभी कभी 5 ऑप्शन भी दे सकते हैं, वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए. लाइक अगर आप 4 ऑप्शंस देंगे तो उसमें गेसिंग प्रोबेबिलिटी 25% होगा, तभी इक्वली डिवाइड होके 25% होगा. अभी आप 5 ऑप्शंस देंगे तो ये 20% पे कम हो जाएगा, जब डिफिकल्टी भी इंक्रीज हो जाएगा. स्टूडेंट्स को उस 5 में करेक्ट आंसर ढूंढ के निकालना है. सो आइडियल मल्टीपल चॉइस आइटम में 4 ऑप्शन इज गुड मल्टीपल चॉइस आइटम. एंड करेक्ट उसमें 4 ऑप्शन हम कैसे करना है, पहले हम आंसर उत्तर को निर्णय करना है. क्या हम क्वेश्चन पूछे हैं उसके अनुसार उत्तर को निर्णय करने के बाद उसके अनुसार उसका 3 ऑप्शंस भी उसके अनुसार लाइक आंसर इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड. लाइक अगर आप नाउन फॉर्म में आपका आंसर है तो ऑल द ऑप्शंस भी नाउन फॉर्म में ही रहना चाहिए. अगर आप किसी ऑथर का नाम पूछ रहे हैं तो ऑथर किस मेडिवल पीरियड का है, ये ओल्ड पीरियड का या मॉडर्न पीरियड का ऑथर है, वो मन में रख के अगर आंसर इस मॉडर्न पीरियड का ऑथर का नाम आप पूछ रहे हैं तो ऑप्शंस में भी आपको मॉडर्न पीरियड वाला ऑथर का नाम. सो जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अनुसार so first we have to decide the correct answer decide करने के बाद ही हम बाकी का 3 ऑप्शंस का हम डिसाइड करना है. उसके अनुसार उसके इक्विवेलेंट दिखने में वो सभी ऑप्शंस दिखने में आंसर की तरह ही रहना चाहिए. वो बिलो एवरेज स्टूडेंट एंड अबव एवरेज स्टूडेंट को बिलो एवरेज स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, अबव एवरेज स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट मींस बिलो एवरेज स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, अबव एवरेज स्टूडेंट को अट्रैक्ट होना चाहिए. ऐसा हमारा ऑप्शंस रहना चाहिए. एंड इसका कंस्ट्रक्शन हमने पहले ही बताया होगी. अल्टरनेटिव मस्ट हैव ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन. जब आप क्वेश्चंस निर्णय करने के बाद जब आप करेक्ट आंसर्स का निर्णय हो जाता है वो दूसरा ऑप्शंस में दूसरा आंसर नहीं रहना चाहिए. इट शुड कंटेन ओनली 1 करेक्ट आंसर. अगर दूसरा भी ऑप्शन आंसर की तरह रूप में ही आप देना चाह रहे हैं तो वो लाइक इंस्ट्रक्शन हम ठीक से देना चाहिए. लाइक सूटेबल आंसर, मोस्ट सूटेबल आंसर्स को सेलेक्ट कीजिए, ऐसा हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. अदरवाइज इफ वी गिव द इंस्ट्रक्शन
choose the correct option, correct answer from the given alternatives, then we have to give only one correct answer and बाकी तीनों का only student को distract करना चाहिए और ऐसा plausible alternatives को choose करना चाहिए. The STEM may be direct question or incomplete statement. हमने पहले ही बताया कि STEM जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रह सकते हैं, like who is the author of this book, like we can give in the form of direct question. And incomplete statement, एक statement को incomplete करके भी दे के हम 4 ऑप्शन देके choose the correct answer to complete this statement. वैसे इंस्ट्रक्शन देके हम दे सकते हैं. And length and precision of the correct answer should not provide a clue. हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका लेंथ एंड उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर, वो सब आंसर जो आंसर सेलेक्ट किए हैं उसके अनुसार ही रहना चाहिए. एंड उस अभी आंसर आपने लेंथी में दे देंगे एक सेंटेंस पे और ऑप्शंस दे देंगे एक वर्ड पे, देन इट विल बी ए क्लू देने के इक्वल समान है. सो लेंथ का सभी का ध्यान रखना है जब हम ऑप्शंस के बारे में हम चुनते हैं, तो आंसर जैसा हम देते हैं वैसे ही ऑप्शंस भी रहना चाहिए. करेक्ट आंसर शुड बी रैंडमली अरेंज्ड, दैट इज फॉर द मल्टीपल चॉइस टेस्ट. जब हम करेंगे तब वो आंसर जब सीरीज ऑफ क्वेश्चन आइटम रहेंगे तो रैंडमली हम आंसर्स को रखना चाहिए. एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक एग्जांपल इन इंग्लिश, that is answer to the question by choosing the correct answer from the given alternatives. ये यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, उसके क्वेश्चन पढ़ने के बाद नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उस 4 ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर स्टूडेंट छात्र को चूज करना चाहिए. यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ स्पेलिंग के रूप में दिया गया है. यहाँ कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, ये अभी आप देखेंगे तो परसीव इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलता है, लाइक आंसर जैसा है वैसा ही है ये तीनों भी, लेकिन वो अट्रैक्ट भी करता है डिस्ट्रैक्ट भी करता है. ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही रहना चाहिए. एंड देयर विल बी ओनली वन करेक्ट आंसर एंड इट इज इन द perceive means what is the form of the answer is also coincides with the options. So वो भी लेंथ भी ठीक है और उनका फॉर्म भी सेम फॉर्म ही यूज किया है, तो ऐसे ऑप्शंस देना पड़ेगा. एंड ऑल्सो अनदर choose the correct answer from the given alternatives and complete the sentence. That in 1967 that it is an पहले वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म है वो स्टेम. एंड this question is in the form of incomplete statement. In 1967 Das got the Jnanapith Award for his work Nishant in Gujarati language. यहाँ हमने ज्ञानपीठ अवार्ड वाला ऑथर को हम नए answer is who has got the Jnanapith Award in Gujarati language for the Nishant, for his work Nishant in 1967. That is the question. But when we select the option, first that B is the option. Uma Shankar Jetalal Joshi is the option. That he has got the Jnanapith Award for the Nishant during the year 1967 में उनको मिला था. लेकिन बाकी का ऑप्शंस कैसा रहना चाहिए कि सेम जो जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उन्हीं का नाम चुनना चाहिए. यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरिंग 1967 में किसका ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था. अगर हमने द ऑथर नेम जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है उनका नाम हम चूज किया तो इधर ऑप्शंस भी दिया तो क्या ये क्लू देने वाला होता है कि
jaldi that student will come to know that so these options will not come under this. So we have to choose all the Jnanapith awardees, but the student has to identify who has got the Jnanapith award during the 1967 for the work Nishant. So this is how we have to select the options for the that question. First we have to decide the आंसर एंड आंसर के अनुसार उत्तर के अनुसार ही और बाकी का 3 ऑप्शंस भी रहना चाहिए. वैसे हमको यही अदरवाइज द स्टूडेंट कैन इट मे बी फ्लू टाइप का हो जाएगा. सो यू कैन इजीली गेट द आंसर. So another 2 examples I have given from the Gujarati language. You can read. Can you all see this in a... Yes. Yeah. Choose the contextual meaning from the given alternatives of the underlined phrase. ऐसे ही मीनिंग इन आइसोलेशन वर्ड देख के हम मीनिंग पूछ सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पूछेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट देख के उस कॉन्टेक्स्ट में उस पार्ट ऑफ द फ्रेज का मीनिंग क्या है वो हम पूछ सकते हैं. सो ऐसे ये इस फ्रेज का मीनिंग यहाँ 4 ऑप्शन में दिया गया है. उसका करेक्ट ऑप्शन है लाइक उनका ऑप्शन है डी, ये यही है. सो यू कैन रीड दिस, यू कैन अंडरस्टैंड. आई डोंट नो हाउ टू रीड, आई कैन नॉट रीड गुजराती, so you can read this. And also same both questions are testing the contextual meaning of a given phrase. एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में एक फ्रेज का मीनिंग क्या है वो पूछा गया है. इसमें एक करेक्ट आंसर है और बाकी का 3 ऑप्शंस होगा. वो सेम जैसे हमने बताया कि उनका अगर द आंसर उत्तर सेंटेंस के रूप में है तो सभी सेंटेंस के रूप में ही रहना चाहिए, वैसे ही दिया गया है यहाँ ऑप्शन. यू कैन रीड दिस नो. Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, you can go for another example like meaning in isolation. जैसे हमने बताया contextual meaning जब पूछेंगे तो context देख के ही हम meaning पूछना चाहिए. जब हम meaning एक पद दे के उसका meaning हमने ऐसे choose the appropriate meaning of the given word from the alternatives. इस पद का meaning यहाँ 4 options दिया गया है. So इसका suitable meaning क्या है वो छात्र को आइडेंटिफाई करके लिखना चाहिए. ये आंसर इज डी. एंड जैसे दोनों प्रश्न भी ऐसे ही है लाइक मीनिंग ऑफ ए गिवन वर्ड. इट इज इन गुजराती, यू कैन रीड. आई थिंक सिलेक्टेड जगह सज्जड આવશે એનો સજ્જડ અને કારસ્તાન કારસ્તાન નો તરકટ. correct na? That is yes madam, correct. Okay. Next we will go to, I think multiple choice में कोई problem नहीं है. Next we can move no multiple facet next question item because समय बहुत कम है इसीलिए तो हम जल्दी जा रहे हैं. बहुमुखी प्रश्न है multiple facet item. उसमें भी आप मल्टीपल चॉइस का देख जैसे आप कंस्ट्रक्ट किया ना उसी कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन उसमें एक सुपर स्टेम भी होगा. 2 स्टेम होगा, वो एक सुपर स्टेम एक स्टेम होगा. मींस 1 or more stems will be there. Like वो प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स गिवन वन बिलो द अदर. लाइक एक पैराग्राफ देने के बाद उसके नीचे 3-4 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ही कंस्ट्रक्शन करना चाहिए. वो मल्टीपल फैसेट आइटम कहलाया जाता है. And the theme or super stem may be either a sentence के रूप में भी रह सकते हैं या passage और material, कोई भी material आप चुन के कौन सा skills आप टेस्ट करने जा रहे हैं छात्र को, उसका अनुसार आप material चुनने के बाद even you can give the diagram and ask for the question. उसके नीचे multiple choice का questions पूछना चाहिए. Then एक पैराग्राफ के बाद उसके नीचे 2 और 3 multiple choice questions पूछ सकते हैं.
since we have selected, उसमें क्या है ना, एक पैसेज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें अगर आप 3 ऑप्शन मींस 4 ऑप्शन नहीं दे सकेंगे तो सभी का 3 ऑप्शन देके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. It is not mandatory that only you have to give the 4 options, 1 correct answer and 3 option, but you can give 1 correct answer with 2 options also. You can for the language comprehension question now we cannot give another 4th option, so for in that time we can give only the 3 options for this multiple facet item. We will see how it may be constructed. That देखिए, पहला सुपर स्टेम मीन्स एक पैराग्राफ रहना चाहिए. ये मे बी इट मे बी अ पैराग्राफ में भी क्या एनीथिंग दैट एनी जिस कोई हाथर के बारे में या कोई कथा या कुछ भी हो सकता है. इवन पोएट्री भी देके हम पूछ सकते हैं. यहाँ इंस्ट्रक्शन पहले छात्र को देना चाहिए. पहला ये पैराग्राफ पढ़ने means whether he has to completely read the paragraph, and after reading the paragraph he has to answer the questions which are in the multiple choice format. Like paragraph will complete here, and like this we have to ask the question that the questions that we are asking, जो भी questions हमने प्रश्न जो पूछेंगे वो प्रश्न वो पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है उसकी उसी के ऊपर होना चाहिए. वो भी वैरायटी ऑफ स्किल्स टेस्ट करने का. ये एक मेन आइडिया क्वेश्चन भी हो सकता है, मेन पॉइंट लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक डायरेक्टली वो किसी फ्रेज को लेके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड कोई उसी पैराग्राफ में कोई काज है तो उसका इफेक्ट का क्या है वो पूछ सकते हैं. अगर डिफिकल्टी वोकैबुलरी, डिफिकल्टी टर्म्स लाइक टेक्निकल टर्म्स हमने वो पैराग्राफ में यूज किए हैं तो उस टर्म्स को देके उसका मीनिंग क्या है वो सब हम पूछ सकते हैं. लाइक दिस हम गुजराती का भी हम दिए हैं. देखिए ये एक छोटा सा पैराग्राफ है. उस पैराग्राफ के नीचे बट आई डोंट नो व्हाट दिस पैराग्राफ on which topic on this paragraph, but I have collected from different textbooks, and based on this paragraph the questions have been constructed. Like main idea question कैसा होना चाहिए ये गुजराती में ही दिया गया है. And उस sequence question and also cause and effect question, like all the question जो नीचे पैराग्राफ के नीचे हम जो क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सब मल्टीपल चॉइस ही रहना चाहिए. दूसरा लाइक सिंपल क्वेश्चन में पूछेंगे या कोई शॉर्ट आंसर में पूछेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के अंडर आता है मल्टीपल फैसेट. जब ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स ऑलवेज जो भी आंसर है उसमें से छात्र को चुनना पड़ता है आंसर्स. he has to select from the given alternatives, इसीलिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देना चाहिए. एंड so by one question we can test different abilities. उनका टर्मिनोलॉजी का ज्ञात कैसा है एंड उस पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग वो पढ़ने के बाद उनका अंडरस्टैंड कॉम्प्रहेंशन कैसा है, उनका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, वो सभी के लिए एक एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करके 3 से 4 प्रश्न और इवन 10 क्वेश्चंस आल्सो. वो प्रश्न कितना पूछ सकते हैं उतना हम वो दैट पैराग्राफ से हम पूछ सकते हैं. सो बाय यूजिंग दैट sentences in the paragraphs, how many questions we want to construct we can construct. So minimum ideal will be 3 to 4 we can give that. एक पैराग्राफ के नीचे 3 to 4 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल है मल्टीपल फैसेट का. And next we will go to rearrangement. Rearrangement में इसमें नाम पुनर्विन्यास प्रश्न. पुनर्विन्यास means you will come to know that some episode way of sentences or matter we by giving that we can ask them to recorrect it. So this type consists of several disarranged parts.
which the examinee is required to rearrange so as to form a correct and meaningful sequence. अगर हम that sentence का एक parts देके उसका meaningful sentence बनाइए, ऐसे हम देंगे तो वो भी rearrange हो सकता है. Rearrangement के पुनर्विन्यास प्रश्न के अंडर आता है. The examinee is required to put the randomly that phrases हो या sentences हो या sequence of sentences एक ड्रामा या that conversation वो sequence देख के डिसलोकेट करके वो सीक्वेंसली बनाइए, ऐसे करके हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन. उसका एग्जांपल्स हम देखेंगे. दैट इसमें भी क्लियर कट एग्जामिनी का किस बेसिस पे उनको रीअरेंज करना है, पुनर्विन्यास कौन सा बेसिस पे उनको करना है वो क्लियरली छात्र को बताना है वो इंस्ट्रक्शन में. एंड स्टेप 2 में कोई भी पार्ट्स इवेंट्स दे सकते हैं. लाइक कोई प्रोग्राम कंडक्ट करने का इवेंट्स देने के बाद उसको सुधारिए, मींस सुधार करके सीक्वेंस बनाइए, ऐसे हम पूछ सकते हैं. या किसी सेंटेंस का वर्ड्स दे करके इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, ऐसे हम पूछ सकते हैं. या कोई मटेरियल्स दे करके उसको ठीक से अरेंज कीजिए, लाइक कलर के अनुसार या आर्टिकल के अनुसार. लाइक वेजिटेबल्स देके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सेपरेट कीजिए, वेजिटेबल सेपरेट कीजिए, ऐसे हम पूरा ऑपोजिट मैनर पे देके उनको कौन सा बेसिस पे अरेंज करना चाहिए हम इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली देना है. अगर आप डेट वाइज कुछ ऑथर्स एंड बुक का डेट्स देंगे तो ये डेट को सीक्वेंशियली अरेंज कीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं. या वर्ड्स देके करेक्ट सेंटेंस बनाइए, ऐसे पूछ सकते हैं. लाइक मेनी काइंड्स ऑफ थिंग. लाइक लैंग्वेज में अगर बोले तो क्लासिफिकेशन वाला, लाइक नाउन्स एंड नाउन फॉर्म्स एंड वर्ब फॉर्म्स एपिसोडली देने के बाद उसमें स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि इसमें नाउन फॉर्म्स कौन सी है या वर्ब फॉर्म्स कौन सी है, उसको सेपरेट कीजिए, ऐसे मींस क्लासिफाई द थिंग्स. वो भी रीअरेंजमेंट का एक पार्ट है. उसका हम एक एग्जांपल देंगे. Like rearrange the following sets of words so as to form a correct sentence both in meaning and structure. Like यहाँ only words of the sentences have been given in the episode manner. Like वो sentence का जो भी part है वो episode manner में दिया गया है, उसको छात्र को वो meaningful sentence उस words को use करके meaningful sentence बनाना चाहिए. यही रीअरेंजमेंट हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं. और अदरवाइज वी कैन गिव द ऑप्शंस एंड आस्क आल्सो. लाइक दैट दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल विल बी लाइक दैट. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सच ए वे दैट दे कुड प्रोवाइड ए सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेड. यहाँ 4 सेंटेंसेस दिया गया है. उस सेंटेंसेस में पढ़ने के बाद दैट छात्र को सीक्वेंस में वो कौन सा सेंटेंस पहला आना चाहिए, कौन सा सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से वो सीक्वेंशियली ही हैज टू अरेंज. यहाँ पुनर्विन्यास ये सेंटेंसेस को आगे पीछे रख के सीक्वेंस इंफॉर्मेशन आना चाहिए, वैसा उनको पुनर्विन्यास करना चाहिए. ऐसा भी हम कर सकते हैं. लाइक ये यहाँ आंसर है BDAC है. लाइक B पहला होगा and D second होगा. Like that he has to arrange sequence of information. Arrange he has to arrange. यहाँ ये कम गुजराती में दिया है. Like वो है जैसे sentences will be given that he has to arrange. But in some of the questions we can ask like this. Like 5 sentences can be given and instructions will be given that he has to arrange in a meaningful way. That meaning आने की तरह वो sequence में उनको arrange करना चाहिए. उसका भी answers option देके the correct option निकालने के लिए means identify करने के लिए हम ये कर सकते हैं. So we can give him the options and student will select the
correct answer. Like this also we can construct. So next item है rearrangement. जो भी दिया गया है या सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो या नंबर ऑफ सेंटेंसेस हो या स्टोरी हो या इंसिडेंट हो, उसको हम एपिसोड मैनर पे देके हम स्टूडेंट को करेक्ट मैनर पे, करेक्ट वे कैसे उनको मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है वो बताना चाहिए. सो वही रीअरेंजमेंट है. वो क्लास के हिसाब से, मीन्स इफ वी आर in the secondary level, then this will be the ideal question for the secondary level. We can ask them, we can give them 5 sentences and ask them to arrange in the meaningful way. And if it is a primary class, then we can ask them to like vegetables and fruits, सभी देख के उसको क्लासिफाई भी करने के लिए बोल सकते हैं एक प्राइमरी क्लास में. जो क्लास उनके लेवल के अनुसार भी क्वेश्चन होना चाहिए. And also another way, that is classify the following Gujarati literary works into poetry and novel. Like ये ग्रेजुएशन लेवल पे तो इसी तरह पूछ सकते हैं, लेकिन हमने लिस्ट ऑफ पोएट्री एंड नॉवल का नहीं दिए हैं, लेकिन हम देख के गुजराती पोएट्री क्या है, नॉवल क्या है, वो लिस्ट देने के बाद उनको वो पूछ सकते हैं कि पोएट्री और नॉवल को क्लासिफाई करके दीजिए, ऐसे बोल सकते हैं. सो वो भी पुनर्विन्यास प्रश्न में आता है. नेक्स्ट वी विल गो टू मैचिंग आइटम. मैचिंग आई थिंक यू पीपल ऑलरेडी नो हाउ द मैचिंग विल बी डन. इसमें 2 टाइप का होता है, एक सिंपल मैचिंग एंड कॉम्प्लेक्स मैचिंग. सिंपल मैचिंग मीन्स 2 प्रीमिसेस रहता है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड पे. सिंपल मैचिंग में दोनों भी इक्वल होता है. लेफ्ट पे 4 ऑप्शन है तो राइट पे भी 4 ऑप्शन होगा. जब वो सिंपल मैचिंग हो जाता है, देन वी वांट टू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स. मीन्स लेफ्ट में 4 होगा तो राइट में 5 दे सकते हैं या 6 भी दे सकते हैं. सो जितना आप ज्यादा राइट में देंगे उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैचिंग में. सो सिंपल मैचिंग इक्वल होता है एंड कॉम्प्लेक्स मैचिंग लेफ्ट पे 4 होगा तो राइट पे 5 होगा या 7 होगा, लाइक 6 होगा. So, उसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे डायरेक्टली. लाइक पहला इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, छात्र को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए. सो वी हैव टू गिव द एग्जामिनी a clear cut instructions like what kind of information we have given in the premises and what kind of information we have given in the response. Premises में हमने कौन सा क्या means information दिया गया है एंड रिस्पॉन्स पे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है वो उनको इंस्ट्रक्शन में बताना चाहिए. लाइक मैच द नेम्स ऑफ मे बी गुजराती लिटरेरी फॉर्म्स विथ देयर टाइप्स, ऐसे भी पूछ सकते हैं. लाइक प्रीमिसेस है तो लिटरेरी फॉर्म्स देके उनका टाइप्स क्या है वो पूछ सकते हैं. अगर प्रीमिसेस में ऑथर्स का नाम देके उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है वो देख के मैच करने के लिए बोल सकते हैं. इट इज ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ फॉर्मेट वी कैन डू. टेक्निकल टर्म्स, जो गुजराती में जो टेक्निकल टर्म्स है उन देख के वो प्रीमिसेस में देख के और उसका डिफिकल्ट टर्म्स देख के उनका मीनिंग पूछ सकते हैं. मीनिंग का यहाँ देख के मैच करने के लिए बोल सकते हैं. एंड लिटरेरी टर्म्स का डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं. कोई लिटरेरी टर्म्स या क्या नॉवल मीन्स व्हाट एंड शॉर्ट स्टोरी मीन्स व्हाट, लाइक दैट नॉवल शॉर्ट स्टोरी वो देके लिटरेरी टर्म्स को देके उनका डेफिनेशन क्या है वो हम पूछ सकते हैं. लाइक स्मॉल पोएम, 2 लाइन का स्मॉल पोएम भी देके वो उस पोएम का थीम क्या है वो भी लिस्ट करके द पर्टिकुलर पोएम का थीम को करेक्टली मैच करने के लिए बोल सकते हैं. लाइक कोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक में कोट्स लेके वो उस कोट्स ने किसने बताया है, नेम ऑफ द स्कॉलर भी पूछ सकते हैं. वैसे वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हम मैचिंग टाइप पे हम पूछ सकते हैं. लाइक वर्ड फॉर्म्स देके सिनोनिम्स पूछ सकते हैं या उनका एंटोनिम्स पूछ सकते हैं. लाइक वर्ड फॉर्म्स का इक्विवेलेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो सब देके हम उनको मैच करने के लिए बोल सकते हैं. एंड
we will have one example here. Match the novels of Gujarati language in left hand side with their authors given in right hand side. So अगर छात्र को नहीं मालूम है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो भी you can learn one information from this question item. How we have seen that some of the people will write match the following, like that they will give the instruction. So instruction थोड़ा हटके लेफ्ट साइड पे क्या दिया गया है एंड राइट साइड पे क्या दिया गया है वो इंफॉर्मेशन भी हम इंक्लूड करेंगे तो और भी अच्छा होगा. द स्टूडेंट विल कम टू नो द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इफ ही डोंट नो द आंसर आल्सो. मींस इफ ही डोंट नो द आंसर आल्सो ही कैन नो दैट लेफ्ट साइड जो लिस्टेड पार्ट है वो नॉवेल्स है एंड राइट साइड जो लिस्ट है वो ऑथर्स है. So he can come to know, he may not come to know the correct answer, but he can come to know that these are all the novels and they are all the authors of these novels. He will come to know. So one information he will get to know from the instructions. So we have to give the clear-cut information that left side में क्या दिया गया है, right side में क्या दिया गया. Like match the novels in the left side and authors in the right side. Like यहाँ भी जब हम चुनेंगे तो एक ही तरह मीन्स एक काल का ही चुनेंगे, एक टाइप का. अगर नॉवेल्स मीन्स वी हैव टू चूज ओनली नॉवेल्स. यहाँ 4 नॉवल देके एंड एक शॉर्ट स्टोरी देके भी हमको यहाँ हमने एक हेडिंग दिया है नॉवेल मीन्स वी हैव टू गिव ओनली द नॉवेल्स. सो उनका करस्पॉन्डिंग ऑथर भी यहाँ एपिसोड मैनर पे देके उनको मैच करने के लिए एक लाइक हमने मैचिंग ब्लाउज चुनते हैं ना, एक कलर देके ये कलर नहीं सूट होता ये कलर, ऐसे ही स्टूडेंट को भी छात्र भी देख के मीन्स महामानव सरदार मीन्स वेदर ही हैज रिटन महामानव सरदार वेदर इट इज रिटन बाय हरे कृष्ण मेहता या झवेरचंद मेघानी. he has to match whether this novel is written by whom. He has to match from the right side. That C is the answer. Dinakar Joshi is the महामानव सरदार का नावल का राइटर है. सो ऐसे हम अगर हम यहाँ बोले यहाँ लिखेंगे novels means we have to give only novels. So if we given technical terms means we have to give only the technical terms and meaning should be right side. यहाँ आधा ऐसा नहीं करना चाहिए. And also I have given one गुजराती लैंग्वेज का. देखिए ये वर्ड्स है, इस वर्ड्स का सिनोनिम्स यहाँ है. सो जुल्म का सिनोनिम क्या है उसको इसमें विद्यार्थी को आइडेंटिफाई करके लिखना चाहिए. सो ऐसे देन वी हैव टू हियर आल्सो इन match the given words, the words that we have given in the right side, left side in Gujarati language with the appropriate synonyms. So give clearly that we have to mention what we have given in the left side and what we have given in the right side, that we have to mention. Then only it will be a correct means format of the question that face validity रहेगा. That words और synonyms को whatever we are going to give in the left side, that we have to mention in the instruction. So if we don't know the answer also, you can get to know that these are all the words and for the synonyms for these words have been given in the right side. You will know the another additional information. So this way the matching type will be constructed, and this symbol not required. So let us go to the subjective type. Now objective type का 5 type, so 5 types I have explained. That one is constant alternative, second one is multiple choice, third one is multiple facet item, that paragraph देके questions पूछना वो, and means fourth one is rearrangement, and fifth one is matching type. So these are all the 5 types in the objective category. Next we will see the subjective category item. Any doubts in the last we can go. That we will see the subjective category items. That subjective category means under this any question that has got a kind of free response
which cannot be scored objectively is called subjective question. That simple question के रूप में कुछ पूछेंगे, that छात्र विद्यार्थी ने उस प्रश्न का free response जब देंगे तो वो subjective category का होता है, and it is also referred to as open-ended question and free response question, or it may be a supply type question wherein the student will supply the answer. So he will not identify the answer, but here he will supply the answer. The length of the answer may be run from single word to a passage or many pages depending on the specific type and nature of the question. यहाँ 5 type का दिया गया है subjective category पे. So हर एक question का हर एक नियम होता है. Simple question means it is in the form of single word, and short answer means संक्षिप्त में लिखना है, and long answer means that he has to give in the answer in the pages. Like that we can see. Next we will see the types. So these are all the 5 types. That is Saral Prashna, simple question, completion type, Paripurnata Prashna, and short answer, Laghu Uttare Prashna. Based on the answer, the names of the subtypes have been given. Like simple question means the answer will be very simple. It may be in 1 or 2 words, or maybe maximum 1 sentence. Completion type means it is in the name only that the statement will be incomplete, so student has to complete that sentence. Short answer, Laghu Uttar Prashna means he has to give the answer in the short form, like संक्षिप्त में लिखना है. जो भी classroom में पढ़ा है means he has learned from in the classroom, whatever he learned from the classroom, he has to write that information in the short form, like संक्षिप्त में सब कुछ लिखना है short answer में. Long answer means it is a 1 page or 1 or 2 pages answer. So based on the answer, these types have been given. Last one is problem solving and conversion question. Here problem solving means one samasya will be given, but for that samasya, that he has to give the solution. That samadhan he has वो छात्र को समाधान देना चाहिए, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग है. कन्वर्शन मीन्स एक प्रकार दिया जाता है, उस प्रकार को दूसरा प्रकार में बदलना चाहिए, वही कन्वर्शन क्वेश्चन है. सो सभी क्वेश्चंस का एग्जांपल्स हम कैसे लैंग्वेज पे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे आगे केस में. जैसे हमने बताया, इट इज से डायरेक्टली वेयर इज आगरा लोकेटेड, who is the Mahatma of this nation. So like that, what, who, where, why, like that we can ask. Why we cannot ask, but what, where, who. These 3 questions directly we can ask in the simple questions. Like only one, always the simple question will be in the only 1 word or 2 words. 1 word और 2 word और मैक्सिमम 1 सेंटेंस में आंसर रहना चाहिए, ऐसा पूछना चाहिए. यूज ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सप्रेशन में भी मिनिमाइज. टेक्स्ट बुक्स में जो दिया गया है वैसे ही यूज करने मीन्स द टर्म वट एवर द क्वेश्चन वी पुट इन दैट स्टेटमेंट, वी शुड नॉट यूज द टर्म्स. वी कैन डिफरेंटली वी कैन आस्क द क्वेश्चन. डिसीजन मस्ट बी टेकन बिफोर. इफ देखिए लाइक 1 वर्ड का हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले ही हमको निर्णय करना चाहिए वेदर अगर वी वांट ओनली द आंसर और वी वांट द परफेक्ट आंसर. परफेक्ट आंसर मीन्स विथ द स्पेलिंग. इफ स्पेलिंग मिस्टेक्स आर देयर, देन हाउ मच, what would be the marks, how much we have to reduce, that we have to decide that for the simple question. And if we want to we means हमको ओनली आंसर चाहिए, स्पेलिंग का कोई ये नहीं है, तो मीन्स ओनली इफ ही हैज रिटन द आंसर देन some spelling mistake is there, we have to give the full marks. And before the hand is set, we have to decide whether for spelling mistakes also we have to reduce the marks or not. Then
we will see the one or two examples, like give the response in 1 or 2 words. That instruction, this is the instruction to the examinee, how he has to answer the question. Give the meaning of the phrase to get out of hand, means this phrase का meaning क्या है बोलना चाहिए. So to lose is the meaning. And give the antonyms of the following words. Fast means slow, classical means modern. Like this one word answer we can ask in the simple question. And also some of the from the Gujarati literature I have chosen some of the questions, like name the scholar who had penned a format set of grammarian principles as a pioneer of the Gujarati language. जो grammarian principles का गुजराती लैंग्वेज में लिखने वाला स्कॉलर कौन है ऐसे पूछा गया है. लाइक हेमचंद्राचार्य सूरी is the author, that scholar who has pioneer of this grammarian principles of the Gujarati language. And also we can also ask like this, what is Akyana genre in Gujarati language? Even definition, some of the definitions also we can ask in the simple question. Like Akyana was the traditional musical theatre as well as medieval genre of Gujarati poetry. So this Akyana is a genre that is narrative poetry, narrated poetry, wherein one person will narrate the story by narrating the poetry. He will also tell the story by narrating the poetry. So this is the Akyana. So 1 line answer or 2 line answer can also be given. And also give the plural forms of the following. Like in Gujarati also we can give some Gujarati words and ask them to give the plural forms. Like this we can ask simple question. And also for simple question के लिए हम specific terminology का बारे में पूछ सकते हैं. And कोई जैनर का आथर कौन है पूछ सकते हैं. जैनर देके आथर का नाम पूछ सकते हैं. आथर का नाम देके इन्होंने कौन सा जैनर लिखा है ऐसे पूछ सकते हैं. और कोई पोएट्री देके उनका थीम भी पूछ सकते हैं 1 लाइन में. एंड डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं 1 लाइन का डेफिनेशन. एंड किसी का वर्ड टेक्निकल टर्म का मीनिंग भी पूछ सकते हैं. या ये पोएट्री में ये पर्टिकुलर लाइन का पर्टिकुलर स्टाइल क्या है, उसका एस्पेक्ट क्या है, प्रोसीडी, वो सबके बारे में भी एक ही लाइन पे हम पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीशन टाइप. Completion type I already told. A incomplete statement will be there and the student has to complete that with the appropriate words or phrase or sentence. So like this it will come. Like fill in the blanks format hai ye. CIL is charged with the responsibility of promoting. So here Indian languages. Thrissur is called the culture's capital of Kerala. So and also another in Gujarati language I have selected here. The sentence, incomplete sentence is being given. That student has to select and complete the sentence. Sorry, this will come under multiple choice question. So by giving the sentence, he has to produce the question here. He has to give only the answer here. So another next type is short answer question. Here it is called the student has to write the answer in very brief format. So it is often referred to as paragraph question. Like the examinee is given the freedom to choose, organize and present his answer briefly. जो भी information पूछा गया है उस information के अनुसार छात्र का ऊपर है कि he will have छात्र को पूरा freedom है कैसे उनको choose करके कैसे वो संक्षिप्त में लिख सकते हैं, वो answer लिख सकते हैं. So जब question पूछने के समय specific रहना चाहिए. Like अगर देखिए answer the following question in about 60 words or 10 sentences.
लाइक उनका आंसर कितने वर्ड पे रहना चाहिए हम क्लियरली पूछना चाहिए एंड शॉर्ट आंसर के लिए 60 to 10 sentences is enough. And while asking the question, here one question is there: list out the main features of the wars that held in the ancient Tamil country as highlighted in the Purananuru. Here specifically it has been given what has been highlighted in the Purananuru, that features has to be the student has to list that main features. So this specificity should be there while asking the question. And another question, like give the definition of the genre Akhyana in Gujarati literature. Give the details of the kind of subject forms enacted in the Akhyana. Like जो भी हम पूछेंगे वो उसका write short notes on Akhyana. If we give the write short notes on Akhyana, the student can tend to write. He may write definition. He will write the history of Akhyana wherever it has occurred, and whatever the contents of Akhyana he can write. So many informations are there regarding the Akhyana genre. So if you want to specifically, if you want to ask the definition, then you have to mention, give the definition of the Akhyana. Or if you want to specifically what is the subject forms enacted in the Akhyana, then you have to give the ask for the subject forms. If you if you give the short answer, write short answer on Akhyana, then he will write anything. He may write definition, yeah, he may write it may come around we have asked 60 words, it may come around 60 words. If he writes in the 60 words about the Akhyana, we have to give the full marks, so that what kind of information we have to get from the student, what कौन सा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए छात्र से, वो पहले ही निर्णय करना चाहिए. लाइक हमने पहले ही बताया कि Akhyana, just if we give the in the broader term, then वो छात्र को कुछ भी लिख सकते हैं, कि उनका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या क्या क्या उनका फॉर्मेट है वो भी लिख सकते हैं, एंड उस Akhyana का हिस्ट्री कैसे वो हिस्ट्री आया है वो भी लिख सकते हैं. सो वो सब ये करने के लिए वो हमको क्या आंसर चाहिए पहले ही निर्णय करना चाहिए, वेदर हमको डेफिनेशन पूछना चाहिए या उनका इसमें क्या क्या इनैक्ट होता है उसके बारे में पूछना चाहिए, या Akhyana का हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहिए. वो सब हम डिसाइड करके पूछना चाहिए क्वेश्चंस. सो मेरा कहना है कि हमारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो स्पेसिफिक रहना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए, मीन स्पेसिफिकली पूछना चाहिए, जैसे कि सभी का आंसर एक हो. सो सभी लोग, सभी छात्र लोग, अगर हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो सभी लोग डेफिनेशन ही लिखना है. अगर हम सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म्स कैसे एनैक्टेड में क्या क्या सब्जेक्ट फॉर्म्स आता है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं तो वही लिखना चाहिए सभी छात्र लोग. सो हमारा क्वेश्चन जब वाइल हम पूछेंगे तो स्पेसिफिकली पूछना चाहिए, क्या हमको आंसर में चाहिए वो उनको स्पेसिफिकली बताना चाहिए, तब भी वो हम करेक्टली हम मार्क्स ऑब्जेक्टिवली दे सकते हैं. अदरवाइज हम जो भी अब जनरलाइज्ड इसमें पूछेंगे तो वो जो भी Akhyana के बारे में, जनर के बारे में लिखेंगे वो सबके लिए हम मार्क्स देना ही पड़ता है. सो कुछ भी लिखेंगे तो स्पेसिफिसिटी हो जाए तो हम मार्क्स देने में बहुत इजी हो जाता है. कि अगर उस डेफिनेशन नहीं दिया गया है, कुछ और लिखा है Akhyana के बारे में, सो फॉर दैट वी कैन इग्नोर द मार्क्स. सो व्हाटएवर he has correctly written, for that only we can give the mark. Objectivity will be there if we ask the question specifically. Likewise long answer also, ये शॉर्ट आंसर जो भी हम पूछते हैं संक्षिप्त में लिखने के लिए पूछते हैं, उसमें ओनली इन द 60 वर्ड्स और 10 सेंटेंसेस में रहना चाहिए आंसर शॉर्ट आंसर में. लाइक व्हेन वी कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें आप पूरा आप पूछ सकते हैं लेंथी में, किसी टॉपिक में देके लेंथी में उनको डिस्कस करने के लिए बोल सकते हैं. उसमें भी हम स्पेसिफिसिटी थोड़ा रख सकते हैं
क्या क्या उनको डिस्कस करना है उसके बारे में हम संक्षिप्त में क्वेश्चन में ही हम पूछ सकते हैं। एंड लेंथ एंड रिस्पॉन्स में वेरी फ्रॉम सिंगल पेज टू, वो हम कैसे क्वेश्चन को रखेंगे, प्रश्न को रखेंगे, उसके अनुसार द लेंथ ऑफ द आंसर विल बी देयर। एंड इंस्ट्रक्शन क्लियरली देना चाहिए, उस प्रश्न का कितना वर्ड पे लिखना है या कितना पेजेस पे उनका आंसर रहना चाहिए। एंड इट इज आल्सो a kind of essay type question, like I have given one example. Give the answer to the following question in 200 words. So जो भी आंसर लिखेगा so 200 words पे रहना चाहिए। यहाँ compare and contrast the characters of Kannagi and Kopuram Devi in सिलप्पदिकारम। सिलप्पदिकारम एक एपिक है, उस एपिक में 2 कैरेक्टर्स है, वो 2 कैरेक्टर्स का उनका कैरेक्टर्स का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हमने स्पेसिफिकली बताया गया है। सो इसका क्लूज ये होना चाहिए कि बेसिक क्वालिटीज क्या क्या है, वो हाउसवाइफ है, ह्यूमननेस, सेल्फ सेंटर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशंस, उसके सभी के बारे में उनको जानकारी रहना चाहिए। और व्हाइल राइटिंग आंसर आल्सो दे हैव टू इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ लॉन्ग आंसर में पूरा आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आइटम राइटर को क्लूज भी दे सकते हैं, क्या उन्होंने उस प्रश्न में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक वो क्लू के रूप में ऐसे दे सकते हैं। अनदर एग्जांपल, लाइक राइट एन एसे ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए नॉवल एज ए जर्नर इन गुजराती। गुजराती लैंग्वेज में नॉवल का डेवलपमेंट कैसा हुआ है उसके बारे में हम 300 वर्ड्स पे उनको means we will ask the question, means the clues will be development in 19th and 20th centuries, नावल का डेवलपमेंट कैसा हुआ है उस पीरियड पे, एंड फर्स्ट पब्लिश नावल क्या है, राइटर्स कौन कौन है नावल लिखने वाले राइटर्स, एंड उन पीरियड में गोल्डन एरा ऑफ नावल का कौन सा पीरियड है, उस सभी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो हम पूरा मार्क्स दे सकते हैं। लाइक इस लॉन्ग आंसर में ऑलवेज क्यूज देना चाहिए, दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। स्टूडेंट के क्या क्या उनको पता रहना चाहिए, क्या उनसे हम वी हैव टू गेट द आंसर, हाउ वी दैट वी हैव टू मेंशन इन द क्यूज। इवन क्वेश्चन जब कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, वहाँ स्पेसिफिकली क्या चाहिए, what we expect from the student, that we have to mention in this question, and this is the instruction how much we need the answer, that is the in instructions we have to give, कितना एक पेज में चाहिए या 2 पेज में चाहिए, 300 वर्ड्स में चाहिए आंसर, वो इंस्ट्रक्शन में देना चाहिए, एंड क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो इस क्वेश्चन में रख के हम पूछ सकते हैं। एंड आइटम राइटर का जो आइटम लिखता है उनको क्यूज देना चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आंसर के द्वार पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो हमको लिखना चाहिए। यही लॉन्ग आंसर टाइप होता है। नेक्स्ट टाइप इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कन्वर्शन टाइप। वो नाम पे ही है, समस्या समाधान, कोई समस्या देके हम समाधान ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। Like mathematics science है तो always it will give the room that we can give some problem and ask them to give the solution, but language पे कैसे हम problem solving का करेंगे वो भी हम कर सकते हैं। like संधि rules है ना, संधि rules देके उसका थोड़ा उसके अनुसार examples लिखिए आप, जैसे आप रूल्स को समझे हैं उसका अनुसार एग्जाम्पल्स को लिखिए, ऐसे हम पूछ सकते हैं। And also I have also given some examples that riddles को देख के उनका आंसर मांग सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है। और like there came a bird featherless, sat on the tree sleepless, there came a maiden speechless and ate the bird featherless from off the tree leafless। like here bird featherless का मीनिंग है स्नो है, रिडल का आंसर है स्नो, एंड ऑल्सो बेर ट्री मीन्स ईयर लीफलेस ट्री, एंड दैट स्पीचलेस मैडन मीन्स ईयर सन इज द आंसर। सो
इस रिडल का आंसर, कोई रिडल देख के उनका आंसर पूछ सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है। एंड संधि रूल्स का प्रॉब्लम भी देख के हम उनको दूसरा एग्जाम्पल्स लिखने, क्लासरूम में जो टीच नहीं हुआ हो, बताया नहीं गया हो, उस तरह एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए बोल सकते हैं। वो भी एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आता है। प्रॉवर्ब्स देख के उनका आंसर पूछ सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आता है। And also another way of testing the problem solving is like एक poem दे सकते हैं, उस poem में दिखने में वो दूसरा मीनिंग बताता होगा and inner meaning will be different. Abstract relation जो रहता है उस तरह का poems देख के हम पूछ सकते हैं कि inner meaning क्या है उसका, वो भी एक problem solving ही होता है। एंड ऑल्सो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। एंड कन्वर्शन का और एक फॉर्म है, लाइक एक पैराग्राफ देके उसको छोटा सा लिखिए, मीन्स छोटा संक्षिप्त में लिखने के लिए बोलना चाहिए। बड़ा पैराग्राफ देके संक्षिप्त में लिखने के लिए बोल सकते हैं, वो कन्वर्शन में आ जाता है। या डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन को देके वो कथा का रूप में लिखने के लिए बोल सकते हैं। Like one form, student has to convert one form into another form. Poetry देके उसको discourse में लिखने के लिए बोल सकते हैं। And also that if we have some incident या program will be going on, then we can give the program incidents that all the, by using that incidents, we can ask the student to write the report. So that kind of thing also we can ask. And one small poem I have selected from the 8th standard textbook. So like this we can give like this poem and we can ask them to write in the discourse form. That is the conversion. Poetic form का discourse form में या discourse form देके वो उसको किसी भी पोएटिक फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में लिखने के लिए कहा तो वो कन्वर्शन हो जाएगा। लाइक हम सेंटेंस पे रूप में एक्टिव एंड पैसिव का जो देते हैं ना, वो भी कन्वर्शन में भी आ जाता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कन्वर्शन टाइप, एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द टाइप्स ऑफ। थैंक यू। सो एनी डाउट्स?